नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। नारों का शोर है, बयानों का जोर है, 24 पर है सबकी नजर और आप देख रहे हैं 24 की खबर। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त चर्चाओं में। देश में इस समय सीएए को लेकर सियासत खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है तो सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें भी पता है कि इंडी गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाली। एक कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। एक कानून। वहीं सीएए के मुद्दे पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को जनता को बताना चाहिए कि सीएए देश के खिलाफ क्यों है। जैसे हम समझा रहे हैं कि ये देश के पक्ष में है तो वो भी समझाएं। लगातार सीएए को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से इस पर चर्चा की। मुझे समझाना पड़ता, इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीएए पर और समझाए। जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला है सीएए, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में। इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीएए पर और समझाए। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह सीएए के फायदे गिना रहे हैं तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए के नुकसान गिना रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है। अपने अरविंद केजरीवाल के सवाल पर और अरविंद केजरीवाल के वार पर दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बयान दिया और कहा कि सीएए का विरोध करके अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि वो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। सीएए का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी के आप बहुत बड़े शत्रु हैं। क्या हो गया है आपको? आप इतना गिर जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। सीएए के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। सीएए वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं विपक्षी दलों की सोच से दुखी हूं। अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं लेकिन हिंदू बेटियों के बारे में कभी नहीं बोलते। पाकिस्तान में उनके विवाह समारोह के दौरान उनका अपहरण कर लिया जाता है। प्रताड़ित हिंदू कहां जाएंगे? लगातार सीएए के मुद्दे पर देश में सियासत का माहौल गर्मा चुका है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं। जहां सीएए को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसको देश के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा है।
मुझे दुख होता है विपक्ष के सोच पर कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। भारतवंशी को कौन सहारा देगा? अगर भारतवंशी यहाँ नहीं आएंगे तो भारतवंशी जाएंगे कहाँ? ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है जो हिंदुओं के ऊपर ऐसी सोच। सीए पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी बयान दिया और कहा कि आज ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, जो नागरिक हैं उनको तो रोजगार नहीं दे पा रहे, उनमें भेदभाव हो रहा है। आप बाहर के लोगों को नागरिकता दोगे। ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए सीएए लागू किया गया है। की राजनीति हो रही है, नागरिकता देने की बात कर रहे हो। जो नागरिक है उनको तो रोजगार दे नहीं पा रहे हो, जो लोग आपके यहाँ रह रहे हैं उनको आप रोजगार काम नहीं दे पा रहे हो, उसमें भेदभाव हो रहा है। आप बाहर के लोगों को नागरिकता दोगे, यहाँ का रोजगार नहीं है, यहाँ लोगों को काम नहीं है, लोगों का धंधे नहीं चल रहे हैं, सब लोग नौजवान बेकार घूम रहा है, और आप बड़ी बड़ी बात दूसरे देश के लोगों को लाके नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं पहले इनको नौकरी दीजिए। जो आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी 10 साल 20 करोड़ लोग हो गए। हर साल 2 करोड़ ना 20 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। हमें जहां तक जानकारी है कि 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। वहीं सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। देश के नागरिकों का इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। देश में हमारे यहाँ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे, ये उनके लिए है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। सीएए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है। देश के नागरिकों का इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। देश में जो हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए ये है और देश की जनता इसका सबको मिलजुल करके, जो हमारे शरणार्थी भाई हैं जो उन 3 देशों में अल्पसंख्यक के रूप में प्रताड़ित हो रहे थे, उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए सबको स्वागत करना चाहिए। सीएए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। ममता बनर्जी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने निशाना साधा और कहा कि पहले की तरह चुनावों की भाषा में और अब में परिवर्तन आ चुका है। इस तरह की भाषा दुश्मनी और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले नहीं किया जाता था। देखिए, ये शत्रुता की और इस तरह की जुबान भारतीय राजनीति में पहले नहीं थी। चुनाव जीतते थे लोग, चुनाव हारते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने तो सीएए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना, 2019 में दिसंबर के महीने में ये पास हुआ। हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और परसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इस्लाम में भी सेक्ट हैं जिन वहीं किसानों की मांगों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी, किसानों की समस्या है, लेकिन इस पर चर्चा कभी नहीं होती। पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया है? आज किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं। महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा फिर से जोर शोर से चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही है सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसको लेकर बीजेपी उम्मीदवार हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी है।
तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज़्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए और विपक्ष ऐसा, मैंने तो ये देखा कि पर्सनल किससे बात करो तो वो कुछ और बोलते हैं, और जब पॉलिटिकल निर्णय की बात आती है तो उसमें पॉलिटिक्स उनको लगता है कि यार इसका श्रेय तो मोदी जी को मिल जाएगा। तो श्रेय की लड़ाई छोड़ करके और देश के हित में इसके बारे में विचार करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उस मुलाकात में क्या बातें हुई इसके बारे में उन्होंने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज विषय को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, नायब सैनी को जिम्मेदारी मिली मुख्यमंत्री की। लेकिन जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है और इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान दिया और कहा कि यह गठबंधन पार्टी का नहीं था, सरकार का था। हरियाणा में 4.5 साल बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार रही, लेकिन अब यह गठबंधन टूट चुका है और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार अपने बयानों के जरिए बीजेपी और जेजेपी पर हमलावर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस गठबंधन को ठगबंधन तक जा चुके हैं। देखिए, ये गठबंधन ये कोई हमारा पार्टी का नहीं था, ये गठबंधन सरकार का था, सरकार के साथ गठबंधन था और 10 की 10 हमने लोकसभा की सीटें जीती, हमने पीछे भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें। देखिए, ये गठबंधन ये कोई हमारा पार्टी का नहीं था, ये गठबंधन सरकार का था। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी बीजेपी जेजेपी के गठबंधन टूटने पर बयान दिया और कहा कि ये दोनों की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी की मदद की है। कहते ना कि हमने जेजेपी को हमारे से अलग किया, अलग नहीं किया। ये भी एक आपस में मिली भगत है। अगर अलग होते जेजेपी के लोग तो फिर जेजेपी की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया था, उस व्हिप में ये लिखना चाहिए था कि 10 के 10 मेंबर हम मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने तो व्हिप इस तरह का जारी किया कि अगर इन पे कोई संकट भी आ जाता तो भी इनको कैसे बचाया जाए, कि 10 के 10 बाहर रहेंगे। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बीजेपी जेजेपी के गठबंधन टूटने पर बयान दिया और कहा कि मैंने आज से 5 साल पहले ही बोल दिया था कि जब भी लोकसभा के चुनाव आएंगे उससे ठीक 1 महीना पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट जाएगा। ये गठबंधन लोगों के वोटों की ठगी का गठबंधन था। आदरणीय मित्रों, हमने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, हरियाणा में एक राजनीतिक सर्कस खेली जा रही है और एक चुनी हुई स्क्रिप्ट के तहत, आप याद करिए, जब ये गठबंधन बना था, ये गठबंधन लोगों की वोट की ठगी का बंधन था और कैथल के पत्रकार गवाह हैं। मैंने 5 साल पहले बताया था कि जब चुनाव आएंगे लोकसभा के, उससे 1 महीना पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। आप अपना टीवी की बाइट निकाल लीजिए। मैं 5 साल से जो कहता आया हूं वो बात सच हुई। अब उन्होंने दोनों पार्टियां अलग अलग कर दी ताकि कई पार्टियां मैदान में लड़ें तो भाजपा को चोर दरवाजे से।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लोगों को गैस कनेक्शन लेने के लिए भी परेशान होना पड़ता था। भ्रष्टाचार चरम पर था। के अंदर लोग नहीं भूले हैं कांग्रेस के उस कार्यकाल को भी। सब जानते हैं लोग कि गैस के सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। तब जाकर के एक गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में मिलता था। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय के अंदर, आज इस डब्ल्यूएम की सरकार के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश में विकास की एक नई गति। हरियाणा में बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उनमें से एक सीट अंबाला भी है और अंबाला से बीजेपी ने बंतो कटारिया को उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर बंतो कटारिया ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि रतनलाल कटारिया का पूरा परिवार पूरी मेहनत करेगा और इस विश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। बंतो कटारिया अंबाला से सांसद रह चुके और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी है। अब बीजेपी ने बंतो कटारिया पर विश्वास जताया और उनको टिकट दी है। अंबाले की जनता उस विश्वास को आगे बढ़ाएगी। और एक चीज जो हमारे बीच में इजाफा हुई है, क्योंकि जब से हरियाणा बना है, पहली बार अंबाले का सीएम बना है, तो उसका फायदा भी अंबाले के लोगों को मिलेगा और उसी के साथ हम आगे बढ़कर अंबाले के लोगों के साथ काम करेंगे। अंबाले की जनता उस विश्वास को आगे बढ़ाएगी। और एक चीज जो हमारे बीच में इजाफा हुई है, क्योंकि जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव में हम हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे और 370 सीट जीतकर 400 पार एनडीए जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। कि अब की बार हमने जो एक बहुत बड़ी एक देश के सामने एक बड़ी समस्या थी जो अलगाववाद को पैदा कर दी थी और एक कलंक था, मैं समझता हूँ, तो उस 370 को हमने समाप्त कर दिया और उसके समाप्त होने से जो विकास की दर है वो जम्मू कश्मीर की विकास की दर में बहुत बड़ा उछाल आया और लोग भी वहाँ पे खुश हैं। तो वो भी है और दूसरी बात ये भी है, उस 370 को समाप्त किया तो अब की बार 370 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है। उन्होंने कार्यकर्ता को ये आह्वान किया है। हरियाणा में सीएम का चेहरा बदलने को लेकर सियासत गरमाई हुई और इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि युवा नेता नायब सिंह सैनी को प्रदेश का सीएम बनाकर मौका दिया गया है। हरियाणा की सियासत में भूचाल नहीं आया बल्कि शांति से केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है। अब नायब सैनी के सीएम बनने से विकास की गति भी लगातार जारी रही। मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे पहले मनोहर लाल जी, उन्होंने अपने संबोधन में पहले ही कहा कि मैंने तो 1.5 साल पहले भी कहा था कि किसी युवा को नेतृत्व दो, मेरे 8-9 साल बहुत होते हैं कांग्रेस के लिए, तो अब वो 70 साल से ऊपर हो गए तो अब उनको बदल दिया, एक युवा को नेतृत्व दे दिया और उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी जी अपने आगे भविष्य में बहुत अच्छी बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे पहले मनोहर लाल जी, उन्होंने अपने संबोधन में पहले ही कहा कि मैंने तो 1.5 साल पहले भी कहा था कि किसी युवा को नेतृत्व दो, मेरे 8-9 साल बहुत होते हैं कांग्रेस के लिए। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भी आने वाले चुनाव को लेकर बयान दिया और दावा किया कि हरियाणा की सभी 10 सीटें हम जीत रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता बीजेपी को ही आशीर्वाद देगी, सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सेवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की है और जिस प्रकार से सेवा करते करते और एक व्यवस्था का बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन जिसको मैं कहूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुआ और जिस सहज भाव से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की नियुक्ति हुई है, ये सारा जो घटनाक्रम है और जो सेवा है 9.5 साल की,
मोदी जी की 10 साल की सेवा है, उसके चलते मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें आशीर्वाद के रूप में देने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सेवा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर जिले में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज लोगों को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ में उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, साथ ही निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, कोई नया चेहरा नहीं है। पार्टी कहती थी कि सरपंचों को, वर्करों को टिकट देगी, लेकिन टिकट मंत्रियों को दी गई है। आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਦੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਚਿਹਰੇ ਉਹ पोचिंग करके। हिमाचल की हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने अनुराग ठाकुर पर फिर से भरोसा जताया और उनको टिकट दी। अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि सभी सीटों से जीत हासिल करेंगे, 400 पार जाएंगे, पीएम मोदी को मजबूत करेंगे। पहले तो आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने और सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिलाया है और फिर चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। हम प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे और जो करोड़ों लोगों को मोदी सरकार का लाभ मिला है और देश का चहुमुखी विकास हुआ है, उसको जन जन तक लेकर जाएंगे और एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करके हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। और फिर एक बार और शिमला लोकसभा सीट से सुरेश कश्यप को एक बार फिर से टिकट मिला है। उन्होंने भी पार्टी का आभार जताया और क्या कुछ कहा वो भी। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और प्रदेश के समस्त नेतृत्व का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने दूसरी बार मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया, जिन्होंने दूसरी बार मुझे शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। पार्टी ने जो भी आदेश दिया है सदा ही उसका सम्मान करते हुए। और लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और जल्दी ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होनी है, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे और निश्चित तौर पर जब उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया तो हम लोग भी आशा करते कि हम उस चुनाव में 15 महीने में हमारी सरकार ने बहुत समस्याएं थी उनका निपटारा किया। आर्थिक चुनौती थी, आर्थिक चुनौती के बाद आपदा की चुनौती थी
राजनीतिक चुनौती थी। तो 15 महीने में हमें तो चुनौतियाँ मिली, और जो पिछली सरकार की सारी समस्याएं उनकी पैदा की हुई थी, उन्होंने सरकार चलाई नहीं है, उन्होंने सिर्फ सरकार को टालते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सारी बातें जनता की अदालत में रखेंगे। तो लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होनी है, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, और निश्चित तौर पर जब उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया तो हम फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें।